नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि आज ऑफिशियल पेपर जारी हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से रीट के। अब हम जो आज पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वो है रीट L1 का, जो कि 27 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं और सीधे उनके उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो लीजिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन फर्स्ट यानी कि खंड फर्स्ट यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिनके 30 प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं एक एक सवाल। पहला प्रश्न आपके सामने। हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसका एकदम सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांतों को विद्यालयों में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद है तीसरा, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पहचान। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो ध्यान रखना, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। आइए, उसके बाद अगला प्रश्न पांचवा, कि पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो ध्यान रखना, इसका बी ऑप्शन सही है, एकदम सही रहेगा। बी ऑप्शन, पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद रखने में असमर्थता। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। विशेष घटक इसमें शामिल नहीं है, बाकी 3 विषय वस्तु उत्पाद संचालन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। अगला 7वां प्रश्न, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो यहाँ पे इसका एकदम इसका जो आंसर सही रहेगा, इसमें बी ऑप्शन इसका एकदम सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो इसमें आपका एकदम सही आंसर होगा ए ऑप्शन है कि बहिर्दंडात्मक। ठीक है, अगला 9वां सवाल, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर क्या होता है? तो इसमें 90 में आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, उसके बाद 10वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो इसमें आपका एकदम सही आंसर है सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। क्या होगा? सी ऑप्शन, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। ठीक है, अब बात करते हैं अगला सवाल 11वां सवाल कहता है कि अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल होता है? तो ध्यान रखना, इसमें सी ऑप्शन का एकदम सही आंसर होगा, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। उसके बाद अगला सवाल 12वां, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ठीक है, तो 12वें सवाल में आपके ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन यानी कि पुनर्बलन। इसके बाद अगला सवाल 13वां, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं होता? तो आपका इसमें 13वें में ऑप्शन सही रहेगा डी, यानी कि स्थिर संगठन इसमें शामिल नहीं होते। अगले सवाल पे आइए। 14वां सवाल क्या कहता है, देखिए, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या होती है? तो इसमें ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। उसके बाद है 15वां, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि यानी कि ईक्यू की गणना का सूत्र क्या है? तो आपका इसमें एकदम सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन। और बी ऑप्शन क्या बोलता है? EA/CA गुणा 100। उसके बाद है 16वां सवाल, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ध्यान रखना, बी ऑप्शन आप इसका एकदम सही है, प्रतीकात्मक सोच। ठीक है, 16 सवाल हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। 17वां सवाल क्या कहता है, RTE अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? तो ध्यान रखना, 17वें में आपका ए ऑप्शन सही है। क्या कहता है? प्रत्येक बच्चे के सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। उसके बाद अगला सवाल 18वां, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के परीक्षण की विधि नहीं है? तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन आपका एकदम सही है, रेटिंग मापनी। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगला सवाल पे 18वें 19 की ओर। 19वां सवाल क्या कहता है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्काधोमुखी विकास का क्या अर्थ है?
तो ध्यान रखना आपका यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही होगा। विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल 20वें सवाल पे। 20वां सवाल क्या कहता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या होता है? क्या होता है? तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही है कि बच्चों के अनुभवों, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। उसके बाद है अगला सवाल 21वां कि एडीएचडी वाले छात्रों के सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो ध्यान रखना 21वें ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। उसके बाद है 22वां सवाल, बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने को क्या नाम दिया है? तो इसका ध्यान रखना ए ऑप्शन यानी कि प्रत्यक्ष अधिगम, यानी डायरेक्ट किसी को देखकर उसको सीखना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 23वां सवाल। 23वां सवाल क्या कहता है, जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो 23वें सवाल का आंसर आपका होगा सी ऑप्शन यानी कि कलात्मक और सृजनात्मकता। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल 24वां, आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन एकदम सही होगा, गुणा। ठीक है, क्या होता है? गुणा। इसके बाद अगला सवाल 25वां, एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? तो ध्यान रखना आपका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे 26वां, वृद्धि और विकास के बीच मुख्य क्या अंतर क्या है? तो ध्यान रखना इसका पहला ही ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। और पहला ऑप्शन क्या है इसका? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। अब बात करते हैं अगले सवाल 28वां सवाल क्या कहता है, कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो ध्यान रखना आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। दोनों सिद्धांत समान रूप से यानी कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत और पियाजे का सिद्धांत दोनों निजी भाषण और पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला 29वां सवाल, बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच किस पर बल दिया है? तो ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा, कार्यात्मक विश्लेषण पर बल दिया है। उसके बाद है अगला और अंतिम सवाल साइकोलॉजी का 30वां, अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल होता है? तो ध्यान रखना आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, यहाँ पे किसी कार्य को कितना समय देना है इसका निर्णय लेना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हिंदी में, भाग सेकंड में आ जाइए। हिंदी में पहला सवाल है आपके सामने, काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, तो दिए गए वाक्य में काल कौन सा होगा? तो इसमें होगा सामान्य भूतकाल। उसके बाद अगला सवाल, गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है पूछा, ध्यान रखना नहीं है, तो यहाँ पे आग ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर रहेगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। उसके बाद अगला सवाल 33वां कि निम्नलिखित में से सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है? तो इसमें ए ऑप्शन आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर है, लोग, यानी कि लोग हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला सवाल, गद्यांश में प्रयुक्त बेघर शब्द का अर्थ क्या है? तो बेघर शब्द का सिंपल सा अर्थ था जिसका कोई घर ना हो। ठीक है, तो अभी तक 34 सवाल हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल 35वां सवाल देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टैनले तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन यानी कि 4 सोपानों का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है 36वां, निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम सही है, यानी कि अरहर की रट्टी गुजराती ताला। इसके बाद है 37वां सवाल, मौन वाचन के लिए उचित कथन है, तो 37वें में आपका बी ऑप्शन एकदम सही है कि यानी कि मौन वाचन स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में सहायक होता है। उसके बाद है 38वां सवाल कि निम्नलिखित में से संज्ञाबद्ध क्या है? तो ध्यान रखना यहाँ पे ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद चलते हैं 39वां सवाल, क्या बोलता है, उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है? तो यहाँ पे सर्वाधिक उपयोगी क्या रहेगा? और आपका ऑप्शन सी यानी कि कंप्यूटर सर्वाधिक उपयोगी रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 40वां सवाल देखिए, 40वां सवाल क्या बोलता है कि भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, यानी कि भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा कि भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी होता है। इसके बाद 41वां सवाल कि राजस्थानी की बोली नहीं मानी जाती है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन इसका
सही रहेगा मैथिली। बाकी मालवी, मेवाती और बागड़ी राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। उसके बाद है 42वां सवाल कि मांटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है, एकदम सही आंसर है। इसके बाद है 43वां सवाल, बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा क्या है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे, उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पे विषय वस्तु का अंक विभाजन भी किया जा सकता है, यहाँ पे लक्ष्य निर्धारण का मापन भी होता है, यहाँ पे लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत भी होता है, और यहाँ पे उपयुक्त सभी, यानी कि इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद है 45वां, किसी के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों लिखना। क्या है? जो का त्यों लिखा जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना उद्धरण चिन्ह। कौन सा? उद्धरण चिन्ह। कैसा आता है उद्धरण चिन्ह? इस तरह से कुछ आता है उद्धरण चिन्ह, दो डॉटों में ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 46वां सवाल। देखिए 46वां सवाल कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है, तो ध्यान रखना आपका सी यानी ये दिए एस के देश पांडे साहब ने। क्या है? एस के देश पांडे द्वारा दी गई परिभाषा है। इसके बाद है 47वां, राजा नगर में आए, तो उपयुक्त वाक्य का प्रकार कौन सा होगा, इसमें सी ऑप्शन यानी कि विधानार्थक होगा। उसके बाद है 48वां कि राजस्थानी की एक बोली नहीं मानी जाती, वो राजस्थानी की एक बोली मानी जाती है, यानी कि ढूंढाड़ी बोली मानी जाती है, और बाकी बांगरू, मगही, बघेली राजस्थान की बोलियाँ नहीं हैं। उसके बाद है 49वां सवाल कि भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो 49वां सवाल के ऑप्शन सही रहेगा सी क्या कहता है कि स्थानीय बोली के प्रभाव को दूर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है अगला सवाल 50वां सवाल क्या कहता है कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते। उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या होगा? विधेय क्या होता है? क्रिया होती है, तो क्या होगा? डी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा, हिंसक पशुओं से नहीं डरते। डरना क्या होता है? क्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 51वां सवाल क्या कहता है, इस गद्यांश को देख के सवाल का जवाब देना था। 51वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी शब्द वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि वस्त्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा, पट, चीर, अंबर, वसन, ये सब वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद है 52वां सवाल कि भारतीय शब्दों में प्रत्यय कौन सा हुआ है, तो ध्यान रखिए भारत प्लस ई होता है, तो ई प्रत्यय बना। इसके बाद अगला सवाल, विष्णु की उपासना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो होगा वैष्णव। क्या होगा? वैष्णव। इसके बाद 54वां सवाल कि परिश्रम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो यहाँ पे परि उपसर्ग है। क्या है? परि उपसर्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 55वां सवाल देखिए, निम्नांकित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो ध्यान रखना कृषक क्या है यहाँ पे? जातिवाचक है। बाकी अभिमान, दुख, उदारता सब भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद 56वां सवाल कि निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम क्या होगा, तो सन्यासी का क्या होगा? ग्रस्त। क्या होगा? ग्रस्त। इसके बाद 57वां, तल्लीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही होगा, तत् प्लस लीन। क्या होगा? तत् प्लस लीन। इसमें व्यंजन संधि की गई है। इसके बाद 58वां सवाल कि गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है, क्लांति का अर्थ क्या है, तो थकान है। इस गद्यांश को जब पढ़ा होगा आपने, तो उसमें आपको क्लांति का अर्थ थकान ही दिखा होगा, ठीक है। उसके बाद 59वां सवाल, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ाना ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक या केंद्र अवश्य है। तो ये कथन किसका था, तो ये ध्यान रखना, ये कथन है यानी कि WM रायबन, यानी कि ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। इसके बाद है हर्बर्ट उपागम में 4 पदों को पंचपदी प्रणाली बदला गया, तो ये बदला गया जिल्लर द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हर्बर्ट के 3 शिष्य थे, उनमें से जिल्लर एक महत्वपूर्ण शिष्य थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो बात की हमने तक बाल विकास की बात कर ली। इसके बाद हमने हिंदी की बात कर ली। बात करें सेकंड भाग में संस्कृत, क्योंकि इसमें कई लोगों ने मोस्टली अधिकतर सबने संस्कृत लिया है, तो इंग्लिश कम लोगों ने लिया है, तो इंग्लिश का पेपर सोल्व नहीं करा के हम इसमें संस्कृत का कराएंगे, और संस्कृत में भी कोशिश करेंगे पूरे से पूरे प्रश्न करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आ चुके हम खंड 3 में भाग 2, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखिए 61वां सवाल क्या कहता है, पुत्र प्रातः 6:15 वादन मंदिर गच्छति, यानी कि 6:15 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, तो इसका लिखते हैं सपाद षड वादने। क्या, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं 62वां, चतुर्विध कौशलेषु अंतिम कौशल, यानी कि अंतिम 4 कौशलों में से अंतिम कौशल कौन सा होता है, तो अंतिम कौशल होता है लेखन कौशल, ठीक है, लेखन कौशल।
उसके बाद है 63वां सवाल। 63वां सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। स्वधर्म में खालिस्तान श्रेय परमो धर्म में भयावह। तो आपको 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। उसके बाद करते हैं 64वां। माहेश्वर सूत्र का सवाल है ये, शल इति प्रत्याहारस्य वर्णा भवन्ति। तो इसमें सी ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा, श श स है। ठीक है। उसके बाद है 65वां सवाल। वाणी रूप भाव प्रकटने किम कौशलम उच्यते। तो यानी कि वाणी रूप में कौन सा कौशल प्रकट होता है। तो उसमें ध्यान रखना भाषण कौशल क्या होता है। 65वें में ए आंसर आपका एकदम सही है। उसके बाद 66वां सवाल। केशाम प्रश्नानुत्तरम द्वित्रि शब्देशु एक पंक्त्या वा भवति। यानी कि किस तरह के प्रश्नों में एक दो पंक्तियों में उसका उत्तर दिया जाता है। तो ध्यान रखना कि इसमें आपका सी ऑप्शन यानी लघुरात्रात्मक प्रश्नों में इसका जवाब दिया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगला सवाल। इसके बाद है देखिए संस्कृत के सवाल कम होंगे यहाँ पे, तो आपको 67वां 68वां और 69 सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 17वां सवाल देखते हैं डायरेक्ट। पाठ्यक्रमस्य उद्देश्यानि मूल्यानि च प्रति छात्राणां प्रवर्ते आकलनम इति अस्य अर्थ भवति। तो इसका क्या आंसर आएगा। ए ऑप्शन इसका मूल्यांकनस्य इसका सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद में अगला सीधा सवाल चलते हैं हम 73वां। मातृशक्ति इत्यत्र का समास है, यानी मातृशक्ति में कौन सा समास हुआ है। तो इसमें हुआ है तत्पुरुष समास। और ये 71वां और 72वां सवाल का आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको खुद देना है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला सवाल। 74वां भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 75वां देखिए करणीय प्रत्यय। करणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम सही है, अनिर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है। उसके बाद है 76वां आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद है 77वां। वर्ण समाननाय पद्धति क विधि। तो ध्यान रखना वर्ण के समान कौन सी पद्धति है। अक्षर विधि। कौन सी विधि आएगी। अक्षर विधि। 77 में क्या आंसर है। डी आंसर है। उसके बाद 78वां। ओ इति वर्ण से उच्चारण स्थान वर्तते, यानी ओ का उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठोष्टम। क्या है कंठोष्टम, यानी कि इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं अगला सवाल 79वां। स्वामिक प्रवृत्तिया सह संबंधित सिद्धांत से नाम है। तो यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा। बी। और बी में क्या है समवाय सिद्धांत। क्या है समवाय सिद्धांत। ठीक है। उसके बाद 80वां सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। 80 का सवाल कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। इसके बाद 81वां सवाल देखिए श्रव्य साधनेशु नास्ति, मतलब कि श्रव्य साधन नहीं है। तो श्याम पट यहाँ पे श्रव्य साधन नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे श्रव्य के साधन है। उसके बाद है 82वां सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद है 83वां देखिए कर्णाभ्याम श्रवणम मुखेन च भाषणम उभाविव संस्कृत शिक्षण से आधोरस्त इति कस्य शिक्षण सिद्धांत से विशेषता। तो यहाँ पे आपका 83 में क्या आंसर सही रहेगा। यहाँ पे डी यानी कि समवाय सिद्धांत यहाँ पे एकदम सही आंसर रहेगा। उसके बाद है 84वां कि 95 को संस्कृत में क्या लिखेंगे। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही रहेगा पंचनवनवति। ध्यान रखना पंचानवति भी सी ऑप्शन है, ये गलत है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा पंचनवनवति। उसके बाद है 85वां हर्वटी पंचपदी इत्यस्मिन् विधो कति सोपान, यानी कि हर्बट की पांच पदी विधि में कितने सोपान है। तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 5 सोपान है। तो इसमें क्या है पंच सोपानानि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 86 और 87 88 89वां सवाल के आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं। उसके बाद मैं 90 की बात करूँगा सीधा कि क्वयंत्र इत्र का संधि, यानी कि क्वयंत्र शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि आएगी यण संधि, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है। अभी तक हमने बात की संस्कृत के पेपर की, थर्ड पार्ट में आ चुके हैं। अब बात करते हैं हम सीधा गणित की बात करते हैं। ठीक है। किसकी बात करेंगे गणित के पेपर की। ठीक है। तो आ जाइए गणित के पेपर में। सबसे पहले बात करते हैं 91वां सवाल। एक कुर्सी को 1080 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% हानि होती है, तो वह इस कुर्सी को कितने में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो आपका डायरेक्ट मैं इसमें आंसर बताऊंगा। तो 91 में डी ऑप्शन एकदम सही आने आएंगे, यानी कि 1320 रुपये बेचने पर उसको 10% का लाभ होगा। उसके बाद 92वां सवाल। प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान का विकास में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है। तो ध्यान रखना बी ऑप्शन इसका बोध। क्या रहेगा 92 में बी ऑप्शन बोध। उसके बाद है 93 कि P/Q के रूप में 1.27 के ऊपर बार बराबर होगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा सी, यानी कि 14/11 आंसर। क्या होगा 14/11 आंसर। उसके बाद अगला सवाल 94वां सवाल देखिए। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह तर्कपूर्ण भाषा है। ये कथन किसने दिया है। तो ये कथन दिया है ए ऑप्शन, यानी कि किसने दिया ये बर्ट्रैंड रसेल ने। किसने दिया है बर्ट्रैंड रसेल, इसका एकदम सही आंसर होगा। उसके बाद है 95वां सवाल अगला कि 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसमें ध्यान रखना बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा, यानी कि 351 आंसर इसका सही है। उसके बाद है 96वां सवाल कि आंकड़ों को
स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना यहाँ पे ए ऑप्शन सारणीयन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? सारणीयन। क्या है? सारणीयन। उसके बाद 97वां सवाल कि एक घड़ी को 1260 रुपये में खरीद कर 1197 में बेचे जाने पर कितने % हानि होगी? क्या होगा? कितने % हानि पूछी? तो हानि होगी यहाँ पे 5% की हानि। कितने? यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। उसके बाद 98वां सवाल कि लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी ऑप्शन इसका भास्कराचार्य द्वितीय। कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय इसका एकदम सही आंसर है। उसके बाद है 99वां सवाल, इसने दिया था कि 5,52,21,305 को अंक के रूप में लिखना था। सिंपल सा सवाल था, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। 5,52,21,305। ठीक है। उसके बाद 100वां सवाल, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना आपके 100 में ए ऑप्शन एकदम सही, यानी कि 20 वर्षों में। कितने वर्षों में? 20 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद 101 हुआ कि यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो 101 में डी ऑप्शन, यानी कि 14 पेन खरीदे जा सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल 102 हुआ, यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये है, 76 पैसे हो, तो एक पैकेट पेंसिल मूल्य का कितना होगा? तो सिंपल सा था इसका सोल्व करने पे। तो 102 में क्या आंसर रहेगा आपके? 30 रुपये 23 पैसे। क्या है? 30 रुपये 23 पैसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 103वां सवाल देखिए, क्या है? 103वां सवाल। अब 103वें सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, क्योंकि मैं कुछ सवाल आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ ताकि आप भी कुछ कमेंट बॉक्स में आप भी उनके सही जवाब बता पाएँ। ठीक है। 104वां सवाल देखिए डायरेक्ट, यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना हो तो उस कोण का मान क्या होगा? तो उसका सी ऑप्शन एकदम सही है आंसर। क्या होगा? 60 डिग्री। क्या होगा? 60 डिग्री। उसके बाद है 105वां सवाल की 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि 0.125 इसका सही आंसर है। ठीक है। अब इसके बाद 106 का सवाल का आप आंसर आप बताएंगे। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँगा 107 की, 16 और 36 के एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान रखना 107 में आपका आंसर क्या रहेगा? ए, यानी कि 36:1 आंसर सही है। उसके बाद बात करूंगा मैं 108 की, एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विभेदकारिता। क्या कहलाता है? बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। उसके बाद बात करूंगा 109वां सवाल, निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखने के सिद्धांत को महत्व दिया गया है? वैसे देखिए 109 सवाल में आपके देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। क्या है? सी और डी सही है, लेकिन आपको ज़्यादा प्रायोरिटी अगर देगा एग्जामिनर तो सी ऑप्शन को ज़्यादा देगा। किसको देगा? सी प्रयोगशाला विधि को। और वैसे देखा जाए तो उसका बोनस भी मिल सकता है इस सवाल का। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल 110 की, तो 5 का परम मित्र अंक क्या है? तो 5 का परम मित्र अंक क्या है? 5, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? 5। उसके बाद बात करते हैं 111वां, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? तो ध्यान रखना डॉक्टर ब्लूम द्वारा। किसने? जो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, डॉक्टर ब्लूम। इसके बाद 112वें का आपको कमेंट बॉक्स पे जवाब देना है। ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ 113वां सवाल, 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होगी? तो यहाँ पे ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, 19/21 भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है। बात करते हैं 114वां, निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान रखना बालक। डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। 114 में क्या आएगा? डी। उसके बाद बात करते हैं 115वां, निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका एकदम सही है। निदानात्मक परीक्षण का काम ही यही होता है कि बच्चों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। उसके बाद 116वां कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 23 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, 26 आंसर इसका एकदम सही है। उसके बाद 117वां सवाल, निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है? तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन। क्या है? ड्वाइट डब्ल्यू एलन। देखिए हम आप चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम बिना टाइम वेस्ट के सीधे सीधे सवालों के आंसर करते जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखिए 118वां, एक खंबे का 3/10वां भाग कीचड़ में, 3/5वां भाग पानी में तथा 2 मीटर शेष पानी के ऊपर हो तो खंबे की कुल लंबाई कितनी होगी? तो ध्यान रखना आपका यहाँ पे 118 में आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 10 मीटर उसकी पूरी ऊंचाई होगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 119वां सवाल का आप जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद बात करूंगा मैं 120वां, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या आएगा? तो क्या आएगा इसमें आंसर? 45। क्या आएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? 45। ठीक है। तो ये हमने बात की
इसकी गणित की। अब लास्ट का जो सेशन बचता है, 5वां खंड बचता है पर्यावरण अध्ययन, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए 121वां सवाल, 121वां सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ध्यान रखना आपका यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। क्या रहेगा? बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पहले में वायरस जनित रोग है चिकन पॉक्स, उसके बाद है जीवाणु जनित रोग है तपेदिक, क्या है तपेदिक वायरस जनित रोग है चिकन पॉक्स, और यहाँ प्रोटोजोआ जनित है मलेरिया, और बच्चा कौन सा कुपोषण से क्वाशियोरकर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 122वां सवाल, भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु पाया जाता है? तो ठंडे स्थान में पाया जाता है, तो लद्दाख, क्या है लद्दाख में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लद्दाख में याक पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा था कि ENVIS का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। पर्यावरणीय सूचना प्रणाली, इंग्लिश में कहूँ तो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद 124वां, 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो डी ऑप्शन आपका एकदम सही है कि कौन रखा था? एडविन एल्ड्रिन। किसने रखा था? एडविन एल्ड्रिन। उसके बाद बात करते हैं 125वां सवाल, पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? तो पांडुपोल मेला लगता है अलवर में। कहाँ लगता है? अलवर में। कहाँ लगता है? अलवर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 126वां सवाल देखिए, कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उप संकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र नाम किसने दिया? तो 126 में आंसर आएगा बी ऑप्शन, यानी कि 10 से लेने ये प्रौद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र नाम दिया है। उसके बाद बात करते हैं 127वां सवाल कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख होते हैं? तो चारों दिशाओं में मुख होते हैं। चारों दिशाओं में मुख होते हैं, जो हमेशा 3 तो दिखते हैं और एक हमेशा छुपा रहता है। 128वां, भारत में पटसन यानी कि जूट की खेती के लिए कौन सी ऋतु की जाती है? तो गर्मी ऋतु। बी ऑप्शन आपका एकदम सही, इसमें गर्मी ऋतु। उसके बाद 129वां, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, 65 डेसिबल। कितना माना गया है? 65 डेसिबल। उसके बाद बात करते हैं 130वां सवाल, जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रमुख जंगली जीव है? तो ध्यान रखना माउंट आबू सिरोही। किसका आंसर इसका? बी ऑप्शन। क्या है? माउंट आबू सिरोही इसका एकदम सही आंसर है। उसके बाद बात करते हैं 131वां सवाल, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सिंपल सा सवाल था, इसमें सी ऑप्शन सही है, बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 132वां सवाल, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाएंगे? दीपावली। कौन सा बनता है? दीपावली, एकदम सही आंसर है। उसके बाद अगला सवाल देखिए 133वां, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने के काम आते हैं? तो रत्नक। क्या होता है? रत्नक, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम सही है, क्योंकि कृंतक तो काटने में काम आता है, लेकिन चीरने और फाड़ने के लिए रत्नक दांत प्रयोग आता है। 134वां सवाल था आपके सामने, एक चित्र दे रखा था, उसको देख के बताना था, ये यातायात का संकेत था, आपको बताना था कि कैसा किसका निशान है। तो ध्यान रखना इसका बी ऑप्शन सही है। क्या है? आगे संकरा रास्ता है। ध्यान रखना यहाँ पे आगे संकरा पुल गलत है, यहाँ पे आगे संकरा रास्ता आंसर एकदम सही है। उसके बाद बात करते हैं 135वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे अच्छा उपयोगी है? तो ध्यान रखना ए ऑप्शन इसका एकदम सही है, यानी कि टेक्स्ट टू क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? टेक्स्ट टू स्पीच। क्या है? मतलब टेक्स्ट टू स्पीच। उसके बाद बात करते हैं 136वां सवाल कि आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका रिश्ता क्या होगा? तो वो आपकी नानी लगेगी। क्या है? नानी लगेगी। आपके मामा की मम्मी क्या लगेगी? आपकी नानी। उसके बाद बात करते हैं 137वां सवाल कि यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है। तो ध्यान रखना इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। क्या है? आबानेरी की चांद बावड़ी। क्या है? आबानेरी की चांद बावड़ी। उसके बाद बात करते हैं 138वां सवाल, कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो ध्यान रखना 138 में आपका आंसर डी। क्या कहता है? डी कि शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता। इसके बाद 139वां कि कुओं, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? यानी कि एक आधुनिक तरीका है और 3 पारंपरिक तरीके हैं, यानी कि ड्रिप तंत्र। क्या है? ड्रिप तंत्र आधुनिक तंत्र है, आधुनिक तरीका है, न कि पारंपरिक तरीका। तो आपका ऑप्शन 139 में डी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद बात करूँ 140वां, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाना सबसे महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखना यहाँ पे ऑक्सीजन किट ले जाना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है, ठीक है, पर्वतारोही के लिए। अब बात करते हैं 141वां, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 112 से 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है? तो ध्यान रखना यहाँ पे इसका ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है। क्या है? ए। क्या है? गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग, ठीक है। उसके बाद बात करें 142वां,
बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था? तो पहला ऑप्शन इसका एकदम सही है, 23 मई 1984। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखा था। उसके बाद 143 सवाल कि अफीम में कौन सा एल्कलाइड नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखना यहाँ पे डी ऑप्शन कैफीन, कैफीन नहीं पाया जाता। ध्यान रखना कैफीन नहीं पाया जाता। उसके बाद है 144 का सवाल कि कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है? तो ध्यान रखना मानचित्र, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि 144 में क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं 145वां कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो सिंपल सा सवाल था 145 में सी यानी रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा। 146 का सवाल क्या कहता है कि राजस्थान में कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। बात करते हैं 147 का सवाल क्या है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो सिंपल सा है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। ये क्या होता है? रिकेट्स बच्चों में होता है। ठीक है, हड्डियाँ कमजोर हो जाती है इसमें। 148 का सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? तो ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उद्योग। क्या है? उद्योग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की अच्छी नस्ल है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है, जमुनापुरी। क्या है? जमुनापुरी। उसके बाद अंतिम सवाल रीट का, वो है किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन आपके सामने डी, नागार्जुन। नागार्जुन इसका एकदम सही आंसर है। अब आपको सभी को कमेंट बॉक्स में आपके टोटल स्कोर बताना है कि आपके 150 में से आपका कितना स्कोर बैठ रहा है। क्या आप क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या आपको पेपर का लेवल क्या लग रहा है, कितने लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे? तो आप इन सब के बारे में आपको डिटेल से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बाकी 2 शिफ्टों के पेपर भी जल्द ही अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।